हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप अपने जीवन में शॉपिंग मॉल तो जरूर गए होंगे। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि मॉल की दुकानों में हर सामान में एक टैग लगा होता है और दुकान के एग्जिट पॉइंट पर एक सेंसर लगा होता है। ये व्यवस्था इसलिए होती है ताकि अगर कोई चतुर चालाक शातिर ग्राहक बिना पेमेंट किए सामान को ले जाना चाहे तो वो दुकान के एग्जिट पॉइंट पर पकड़ा जाए। अब इसी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल केंद्र सरकार भारत की सीमाओं में भी करने जा रही है। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल की बॉर्डर्स पर विकिरण जांच उपकरण यानी RDE लगाए जाएंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये उपकरण किस वस्तु की चोरी को पकड़ेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स रेडियो एक्टिव सामग्री की तस्करी को पकड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन करते हैं। ऐसे किसी भी रेडिएशन को RDE सेंस करने में सक्षम होंगे। रेडियो एक्टिव सामग्री की कोई भी तस्करी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकार को आशंका है कि ऐसी रेडियो एक्टिव सामग्री से अवैध परमाणु उपकरण बनाया जा सकता है या इसका इस्तेमाल रेडियोलॉजिकल फैलाव उपकरण बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये RDE पाकिस्तान बॉर्डर के अटारी, बांग्लादेश बॉर्डर के पेट्रोपोल, अगरतला, डावकी और सुतारकांडी, नेपाल बॉर्डर पर रक्सौल और जोगबनी और म्यांमार बॉर्डर के मोरे की चेकपोस्ट पर लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर भारत की सीमाओं पर 8 लैंड क्रॉसिंग पॉइंट्स पर RDE लगाए जाएंगे। क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। आने वाले कुछ सालों में आप अपने चहेते क्रिकेट प्लेयर्स को ओलंपिक मेडल पहनते हुए देख पाएंगे, क्योंकि अब क्रिकेट भी ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा। दरअसल हाल ही में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड की एक बैठक हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और नीता अंबानी ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। IOC के नियमों के तहत प्रत्येक होस्ट सिटी अपने यहां प्रचलित खेलों के साथ अन्य खेलों को ओलंपिक में शामिल करने का अनुरोध कर सकता है। इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि क्रिकेट भी ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा। ओलंपिक खेलों में शामिल अन्य खेलों के नाम हैं बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 2028 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। हालांकि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को मंजूरी मिली है। इसमें मेन और विमेन की 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में क्रिकेट इससे पहले केवल एक बार खेला गया है, साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में। इसमें इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने फ्रांस को हराया था। कमेंट करके बताइए कि आप किस इंडियन प्लेयर को 2028 के ओलंपिक में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर देखना चाहते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। हाल ही में कई स्टार्टअप्स कंपनी को एंजल टैक्स के लिए जांच नोटिस भेजी जा रही थी। ऐसी नोटिस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भेजी जाती है। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स की जांच न करें जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आपको बता दें कि एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट पहली बार 2012 में आया था। आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि एंजल टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। मतलब ये निकलता है कि किसी निवेशक से प्राप्त पैसा ऐसी स्टार्टअप्स की आय है और इस आय पर टैक्स लगना चाहिए। भारत में फिलहाल एंजल टैक्स की दर लगभग 30.6% है। गौरतलब है कि पहले यह केवल एक निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था। अब सरकार ने इस टैक्स के दायरे में विदेशी निवेशकों को भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है तो उसे भी अब आय के रूप में गिना जाएगा और ये टैक्सेबल होगा।
हालांकि DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है। इस साल मई में वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश के लिए एंजल टैक्स लगाने से छूट दी थी। हालांकि सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों के निवेश को शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इन देशों से स्टार्टअप के लिए काफी पैसा आता है। इजराइल हमास युद्ध का आज 10वां दिन है। इजराइल अमेरिका ने दक्षिणी गाजा में युद्ध विराम की बात कही है। इस संघर्ष की बेसिक स्टोरी को जानने के लिए आप में से कई एस्पिरेंट्स की मांग आ रही थी कि इजराइल के बनने की कहानी बताई जाए, तो चलिए आज ये कहानी सुनाते हैं। देखिए, ऑटोमन सल्तनत में फिलिस्तीन एक प्रांत था। वहीं यहूदी दुनिया भर के कई देशों में रह रहे थे। इन देशों में यहूदी समृद्ध थे और अल्पसंख्यक भी। जैसे भारत में जैन और पारसी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन बहुत समृद्ध भी हैं। लेकिन यहूदियों का उत्पीड़न अक्सर होता रहता था, खास तौर पर यूरोप में। जैसे इंपीरियल रूस में 1880 के दशक में यहूदियों को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया था। इन अत्याचारों से यहूदी समुदाय में यह भावना पनपने लगी कि जब तक उनके पास अपना कोई देश नहीं होगा, तब तक वे सुरक्षित नहीं होंगे। एक यहूदी मातृभूमि बनाने के प्रयास ने एक आंदोलन की शक्ल ले ली और इसको ज़ायोनीवाद या यहूदीवाद कहा गया। अब सवाल ये था कि यहूदी कहां अपना देश बनाए। फिर जगह तय हुई फिलिस्तीन, क्योंकि बाइबिल में भी इसी इलाके को यहूदियों का घर माना गया था और यहां इनके कई पवित्र स्थल मौजूद थे। फिर जल्द ही फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवास शुरू हो गया। इसको अलियाह कहा जाता है। 1881 से 1903 तक के समय को पहला अलियाह कहा जाता है। अब जब यहूदी आना शुरू हुए तो इनके खाने पीने और रहने का भी जुगाड़ शुरू हुआ। ये अमीर तो थे ही, इन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदनी शुरू कर दी और इस पर खेती करना शुरू कर दिया। जल्द ही यहूदियों के प्रति स्थानीय चिंता और आक्रोश बढ़ गया। यहां तक कि तुर्क अधिकारियों ने विदेशी यहूदियों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी। फिर होती है ब्रिटेन की एंट्री। उस जमाने में ब्रिटेन का पसंदीदा खेल क्रिकेट दूसरे स्थान पर था। फुट डालो और राज करो का खेल इनका पसंदीदा खेल था। दरअसल पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को यहूदी समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए 1917 में बाल्फोर घोषणा की गई। इसमें अंग्रेजों ने ज़ायोनीवाद को समर्थन दिया। इससे वही हुआ जो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ। बाल्फोर घोषणा से दोनों समुदायों के बीच फूट पड़ गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और फिलिस्तीन आ गया ब्रिटिश शासन के अधीन। समय के साथ फिलिस्तीनियों और यहूदियों में हिंसा और नफरत इतनी बढ़ गई कि समस्या के एकमात्र समाधान के रूप में अंग्रेजों ने विभाजन का प्रस्ताव रखा। आखिरकार अंग्रेजों ने वही किया जो उन्होंने भारत में विभाजन के समय किया था। समस्या को चरम सीमा तक बढ़ने दिया और फिर पीछे हट गए। 1947 में जब कोई भी पक्ष विभाजन या किसी अन्य समाधान पर सहमत नहीं हुए, तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि वे फिलिस्तीन से बाहर निकल रहे हैं और इस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान हुआ। फिलिस्तीन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने 14 मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इजराइल की आजादी की घोषणा के तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने उस पर आक्रमण किया। हालांकि इजराइल ने सबको हरा दिया और इजराइल ने इन देशों के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कमेंट्स करके बताइए कि आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जिम्मेदार किसे मानते हैं। आइए अब देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगी भारत की सीमा में विकिरण जांच उपकरण नहीं लगाया जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर चीन? अगला प्रश्न है, बाल्फोर घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इजराइल लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल मिस्र या फिर इजराइल सीरिया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 2002, 2001, 2003 या फिर 2000? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को मिला कौन सा स्थान है? 111वां, 115वां, 113वां या फिर 110वां? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 111वां। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता देने से इनकार कर दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अवैध ठहराने वाले कानून को रद्द कर दिया था। तब से ही समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता देने की अपील की जा रही थी। कोर्ट से किसी ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद कर रहे समलैंगिक समाज को निराशा हाथ लगी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
अन्य 4 जजेस में संजय किशन कौल, हेमा कोहली, रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा शामिल थे। इनमें से 3 जजों ने विपक्ष में और 2 जजों ने पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का फैसला संसद पर छोड़ा है। कोर्ट के मुताबिक संसद को समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने का अधिकार है। याचिका में SMA यानी विशेष विवाह अधिनियम की जेंडर न्यूट्रल व्याख्या करने की बात कही गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यदि SMA को खत्म किया गया तो देश आजादी से पहले वाले युग में चला जाएगा। वहीं अगर SMA की भाषा में परिवर्तन किया गया तो वह विधायिका के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट में पुरुष और महिला के बीच शादी की बात की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि पुरुष और महिला की जगह व्यक्ति कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि शादी के अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन LGBTQ+ लोगों के पास अपना पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कपल्स भी अन्य शादीशुदा जोड़ों की तरह बिना परेशानी के रह सकें। कोर्ट के फैसले से 4 मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए हैं। पहला, समलैंगिक विवाहों को विधिक मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा, सिविल यूनियन बनाना संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट है, समलैंगिक जोड़ों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा समिति के गठन पर कोर्ट ने सहमति जाहिर की है। और चौथा पॉइंट है, समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं है। सिविल यूनियन का मतलब 2 लोगों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप से है। इससे कानूनी सुरक्षा हासिल हो जाती है। प्राथमिक तौर पर इस व्यवस्था को USA द्वारा शुरू किया गया था। 2015 से पहले USA में भी समलैंगिक विवाह को लीगल स्टेटस हासिल नहीं था, इसलिए अलग अलग राज्यों ने सिविल यूनियन के लिए कानून लागू किए थे। 2015 में USA के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे USA में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का फैसला सुनाया था। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में किसी देश के नागरिक अपने ही साथी नागरिकों के अधिकारों के लिए होने वाले सुधारों को बहुमत से नकार दें? हाल ही में ऐसा फैसला ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने लिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक रेफरेंडम लेकर आई थी। इसका मकसद देश में इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट नाम की एक सलाहकारी संस्था का गठन करना था, लेकिन देश की 60% जनसंख्या ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। इस प्रस्ताव के फेवर में सबसे ज्यादा वोट विक्टोरिया प्रांत में पड़े तो सबसे कम क्वींसलैंड में दर्ज किए गए। रेफरेंडम का मकसद ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस सिटीजन्स यानी देशज नागरिकों को देश के 122 साल पुराने संविधान में जगह दिलाना था। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस सिटीजन्स देश की जनसंख्या में 3.8% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये लोग देश में तकरीबन 65,000 सालों से निवास करते हैं, लेकिन संविधान में इन्हें जगह नहीं दी गई है। इस वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर ये ऑस्ट्रेलिया के अन्य लोगों से पीछे हैं। ऑस्ट्रेलियाई जनता द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे एक कैंपेन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस कैंपेन के जरिए ये सूचना फैलाई जा रही थी कि इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट संसद में एक 3rd चैम्बर बन जाएगी। साथ ही इससे आदिवासी लोगों को ज्यादा फेडरल फंडिंग भी हासिल हो सकेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मीडिया की इस मामले में आलोचना की है। उनके मुताबिक इंडिजिनस वॉइस टू पार्लियामेंट केवल एक सलाहकारी संस्था के तौर पर गठित करने की योजना है। ज्यादा फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार देश में इन समूहों को जोड़ने के लिए प्रयास करती रहेगी। आपको बता दें कि रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से मतलब है किसी मुद्दे पर या किसी प्रश्न पर पब्लिक वोटिंग कराना। रेफरेंडम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होते हैं। जब संसद लोगों के बिहाफ पर निर्णय लेती है तब इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लेटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। दुनिया में USA को लेकर एक कहावत है, जहां फसाद नहीं वहां अंकल सैम। अंकल सैम एक कैरेक्टर है जो कि USA के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हाल के कुछ सालों में रूस अपने हर एक्शन के लिए अंकल सैम को ही जिम्मेदार बता रहा है। हाल ही में रूस की संसद ने CTBT को रद्द करने की घोषणा की है।
इसके पीछे की वजह वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर यूएसए का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया जा रहा है। सीटीबीटी से मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। यह एक बहुपक्षीय संधि है। ये संधि हर तरह के परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो, शांतिपूर्ण मकसद के लिए हो, किसी भी तरह का हो। इतने कड़े प्रतिबंध के चलते ये संधि अभी तक रेटिफिकेशन के स्टेज में है। इस संधि को यूएन जनरल असेंबली द्वारा साल 1996 में अपनाया गया था। अभी भी 18 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा इस संधि को रेटिफाई किया जाना है। रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई देश संधि के प्रावधानों पर बाध्य होने की सहमति देता है। रूस ने इस संधि को साल 2000 में रेटिफाई किया था। इस संधि को लागू करने के लिए 44 स्पेसिफिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले देशों द्वारा हस्ताक्षर और रेटिफाई करना जरूरी था। हालांकि अभी तक इन 44 में से 8 देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। इनमें भारत, चीन, यूएसए, इजिप्ट, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हैं। इसीलिए इतने सालों के बाद भी ये संधि अस्तित्व में नहीं आ सकी है। इस संधि को लाए जाने की कहानी दिलचस्प है। दरअसल साल 1945 में यूएसए ने दुनिया का पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके 4 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने अपना पहला नाभिकीय परीक्षण किया। इस तरह 1945 से 1996 के बीच इन दोनों सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर आर्म्स की रेस चलती रही। न्यूक्लियर आर्म्स की इस रेस में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश भी शामिल हो गए। इसके बाद दुनिया को इन परमाणु परीक्षणों से पर्यावरण पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों की सुधाई और दुनिया भर में इसे लेकर आलोचना का दौर शुरू हो गया। फिर इन परीक्षणों को रोकने के लिए प्रयास हुए। इस तरह का पहला प्रयास हुआ साल 1963 में LTBT यानी लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के तौर पर। इस संधि ने वायुमंडल, आउटर स्पेस और पानी के भीतर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिए। इसमें जमीन के अंदर नाभिकीय परीक्षण की अनुमति दी गई थी। LTBT की इन सीमाओं पर 1968 की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दौरान भी चर्चा की गई थी, लेकिन तब इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी भी लाई गई। असली सफलता मिली शीत युद्ध खत्म होने के बाद। तब सोवियत यूनियन बिखर चुका था। ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए यूनाइटेड नेशंस ने CTBT का प्रस्ताव पेश किया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन से परमाणु हथियार अप्रसार संधि, जिसे आमतौर पर NPT परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 3, 4 और 5, केवल 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 3, 4 और 5। सही जवाब है इसका विकल्प ए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान दर्ज करने के लिए तैयार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने की घोषणा की है। साथ ही 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के गठन की बात कही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान मिशन की तैयारी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम करने की बात की गई है। गगनयान मिशन के जरिए भारत 2025 तक अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी में है। 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने के लिए अंतरिक्ष विभाग रोडमैप फॉर मून एक्सप्लोरेशन तैयार करेगा। चंद्रयान कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भेजा गया भारत का पहला मिशन था। यह मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर शामिल था। इसने चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल की खोज में अहम भूमिका निभाई। भारत का साल 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा। वहीं 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग में सफलता हासिल की। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। वहीं चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश भी बन गया। भारत के अलावा चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अन्य देश रूस, यूएसए और चीन हैं। आपको बता दें कि यूएसए के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वे यूएसए के अपोलो 11 मिशन में शामिल थे। वहीं राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को निम्नलिखित में से कौन से देश के द्वारा रेटिफाई किया गया है? भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। राकेश शर्मा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं।
नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगी भारत की सीमा में विकिरण जांच उपकरण RDE नहीं लगाया जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर चीन? सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न था, बाल्फोर घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इजराइल लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल मिस्र या फिर इजराइल सीरिया? सही जवाब है विकल्प बी, इजराइल फिलिस्तीन। हाल ही में हुई एक स्टडी से गल्फ स्ट्रीम सुर्खियों में है। गल्फ स्ट्रीम एक ओशन करंट या फिर महासागरीय धारा है। जब किसी महासागर का पानी एक निश्चित दिशा में बहता है तो इसे ओशन करंट कहते हैं। स्टडी में बताया गया है कि गल्फ स्ट्रीम कमजोर हो रही है। स्टडी में यह भी बताया गया कि पिछले 4 दशकों में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट से गर्म पानी का प्रवाह 4% धीमा हो गया है। चलिए आपको जल्दी से गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म स्ट्रीम है, मतलब इसका पानी गर्म होता है। इस ओशन करंट की शुरुआत गल्फ ऑफ मैक्सिको से होती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यह स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्लोरिडा स्ट्रीम। फ्लोरिडा स्ट्रीम फ्लोरिडा स्ट्रेट से हैटरस अंतरीप के बीच बहती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज की गर्म जलधारा इसमें आकर मिलती है। गल्फ स्ट्रीम सिस्टम का दूसरा पार्ट है गर्म गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा से मिलकर हैटरस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच बहती है तो उसे वहां गर्म गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिससे यहां टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाता है और न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा होता है। यहां पर पछुआ हवाओं और पृथ्वी के डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण गल्फ स्ट्रीम पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। यहां इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास कई ब्रांचेज यानी कई शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक ब्रांच उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, जो कि नॉर्वे की धारा और इरमिंगर की धारा में बढ़ जाती है। वहीं पूर्व दिशा की शाखा रेनेल धारा और कनारी धारा में बढ़ जाती है। अब आपने गल्फ स्ट्रीम की जियोग्राफी को समझ लिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गल्फ स्ट्रीम के कमजोर पड़ने से फर्क क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसका दुनिया भर की जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दरअसल गल्फ स्ट्रीम थर्मोहेलाइन परिसंचरण का केवल एक छोटा सा पार्ट है। थर्मोहेलाइन परिसंचरण का मतलब है समुद्री धाराओं का एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट। यह दुनिया भर में कार्बन, ऊष्मा, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। साथ ही तूफान जैसी गतिविधि और समुद्र के स्तर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती है, उच्च अक्षांशों की बर्फ की चादर तेजी से पिघलती है, जिससे ठंडा और ताजे पानी का एक बड़ा प्रवाह महासागरों में फैल जाता है। इससे संभवतः गल्फ स्ट्रीम धीमी हो जाती है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। इसके हिसाब से उन्हें प्राइज मनी और खिताब भी दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी हैं, स्वर्ण कमल और रजत कमल। स्वर्ण कमल विजेता को ज्यादा प्राइज मनी मिलती है, जबकि रजत कमल विजेता को कम मिलता है। स्वर्ण कमल कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म इंदिरा गांधी अवार्ड, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म दादा साहेब फाल्के अवार्ड आते हैं। वहीं रजत कमल कैटेगरी में नरगिस दत्त अवार्ड, सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और अन्य अवार्ड दिए जाते हैं। गौरतलब है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित विजेता को प्राइज मनी के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और शॉल भी दिया जाता है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि 2023 के नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं के बारे में क्या सूचनाएं हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सरदार उधम और रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स को मिला। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट और कृति सेनन को। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड निखिल महाजन को मराठी फिल्म गोदावरी के लिए मिला। नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिलता है। इस बार ये अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को मिला। वहीं दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला।
आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए ज़रूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। हाल ही में सरोगेसी से रिलेटेड एक मामला सुर्खियों में है। दरअसल एक 44 वर्षीय एकल अविवाहित महिला ने सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1)(s को चुनौती दी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सरोगेसी एक्ट की धारा 2(1)(s क्या है। तो आपको बता दें कि सरोगेसी विनियमन यानी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की धारा 2(1)(s के तहत उसी इच्छुक महिला को सरोगेसी का लाभ मिल सकता है जो एक भारतीय महिला हो, 35 से 45 साल के बीच की हो और विधवा या तलाकशुदा हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि सरोगेसी कानून में सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए किसी महिला की वैवाहिक स्थिति एक पैमाना क्यों है। उन महिलाओं का क्या होगा जो अनमैरिड हैं और बच्चे की चाहत रखती हैं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया है। तो चलिए हम आसान भाषा में समझते हैं सरोगेसी से संबंधित इस पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए, सरोगेसी का सीधा सा मतलब होता है किराए की कोख। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई व्यक्ति या कपल बच्चा पैदा नहीं कर पाता, तो तकनीक की सहायता से महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को किसी अन्य महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है और ये महिला उस बच्चे को जन्म देती है। जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेसी कानून के तहत सरोगेसी की सुविधा केवल निसंतान भारतीय मैरिड कपल के लिए उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरोगेसी के 2 प्रकार होते हैं। एक है परोपकारी सरोगेसी। इसमें गर्भावस्था के दौरान हॉस्पिटल का खर्चा और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को अन्य किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता। सरोगेसी का दूसरा प्रकार है कमर्शियल सरोगेसी। इसमें चिकित्सा व्यय यानी चिकित्सा का खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को मौद्रिक मुआवजा या इनाम दिया जाता है। सरोगेसी अधिनियम में वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहां कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। साथ ही सरोगेट मां बच्चे की इच्छा रखने वालों से आनुवंशिक रूप से संबंधित होनी चाहिए। सरोगेसी के मामले पर आपको एक अन्य कानून की जानकारी होनी चाहिए। यह है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी ART रेगुलेशन एक्ट 2021। ART एक्ट में वो सभी प्रोसेस आते हैं जिनसे मानव शरीर के बाहर शुक्राणु और अंडाणु से बच्चा पैदा किया जाता है, जैसे IVF। इस कानून के तहत मैरिड कपल, लिव इन पार्टनर, सिंगल महिला और विदेशी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में विनाश लीला चल रही है और दूसरी तरफ फार ईस्ट में चीन अपनी महत्वाकांक्षी विकास लीला की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में गाजा में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ। इस पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि यह हमला इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है और दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की 10वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए चीन पहुंचने का फैसला लिया, इसलिए वो चीन पहुंच गए। आइए बात करते हैं BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा था। प्राचीन काल में चीन से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक सिल्क रोड व्यापार मार्ग काफी प्रचलित था। इसके जरिए व्यापार तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ विभिन्न संस्कृतियां भी आपस में जुड़ गई थीं। मोटे तौर पर देखें तो आप BRI को प्राचीन सिल्क रोड का 21वीं सदी का मॉडर्न संस्करण बोल सकते हैं। 2013 में लॉन्च किए जाने के बाद से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूरे एशिया में पुलों, बंदरगाहों, राजमार्गों, बिजली संयंत्रों और दूरसंचार परियोजनाओं के निर्माण में सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए गए। इन परियोजनाओं के लिए चीनी विकास बैंक ऋण देते हैं और चीन अपनी तकनीक देता है। इसका ताज़ा उदाहरण इंडोनेशिया में चीनी हाई स्पीड रेलवे की शुरुआत है। चीनी सरकार का कहना है कि इस पहल ने 3000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं और लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश किया है। अभी तक कुल 152 देशों ने चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश इटली है, जिसकी अगले साल तक समझौते से बाहर होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इटली ने ऐसी घोषणा कर रखी है।
बीआरआई एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय का एक स्पष्ट प्रतीक बनकर उभरा है, लेकिन बीआरआई का आलोचनाओं से भी गहरा नाता रहा है। चीन की बड़ी निर्माण परियोजनाओं का पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के अधिकारियों की लोकल नागरिकों के साथ कई विवादों की खबर आपने जरूर पढ़ी होगी। बीआरआई को लेकर जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वो है जोखिमपूर्ण ऋण। आलोचकों ने चीन पर निम्न और मध्यम आय वाली सरकारों पर उनके जीडीपी के मुकाबले उच्च स्तर का ऋण देने का आरोप लगाया है। ऐसा आरोप लगता है कि बेल्ट एंड रोड एक व्यापक ऋण जाल है और जो स्थानीय बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण लेने के लिए बनाया गया है। जैसे श्रीलंका अपना ऋण नहीं चुका पाया था तो श्रीलंका ने 99 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण चीन को सौंप दिया। ऐसा ही हाल जाम्बिया और पाकिस्तान का हुआ। बीआरआई की आलोचना पर्यावरण के एंगल से भी होती है। बीआरआई के कारण वायुमंडल में कई टन ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ा गया। हालांकि चीन ने विदेशों में कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण बंद करने का वादा किया है। कमेंट करके बताइए कि चीन की बीआरआई को आप कैसे देखते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के तहत इच्छुक महिला 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच की विधवा या तलाकशुदा है। केवल भारतीयों को ही सरोगेसी की अनुमति है। भारत में कमर्शियल सरोगेसी यानी व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या से सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, नरगिस दत्त अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, गोदावरी या फिर मिमी? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को निम्नलिखित में से कौन से देश के द्वारा रेटिफाई किया गया है? भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। राकेश शर्मा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक कहावत बड़ी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन आधुनिक युद्धों में सब कुछ जायज नहीं होता। युद्ध के लिए ऐसा ही एक नाजायज हथियार है सफेद फास्फोरस। हाल ही में वैश्विक मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ पर गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून सशस्त्र संघर्ष के समूह राज्यों और गैर राज्य की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। हालांकि आईडीएफ ने ऐसे सभी आरोपों से इनकार किया है। चलिए आपको अत्यधिक विवादास्पद सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री के बारे में बताते हैं। सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक मटेरियल है जो ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से जल उठता है। इसमें गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र ऊष्मा पैदा होती है। ये पायरोफोरिक पदार्थों में सबसे अस्थिर पदार्थों में से एक है। सफेद फास्फोरस से लहसुन जैसी विशिष्ट गंध निकलती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सफेद फास्फोरस का पहली बार उपयोग कब किया गया था? 19वीं सदी के अंत में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसे फेनियन फायर के रूप में जाना जाने लगा। आपको बता दें कि फेनियन आयरिश राष्ट्रवादियों को बोला जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों द्वारा ग्रेनेड, बम, गोले और रॉकेट में फास्फोरस रसायन का व्यापक उपयोग देखा गया। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 2004 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण तक इन हथियारों का उपयोग दुनिया भर के संघर्षों में किया गया। हाल ही में रूस पर पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भी सफेद फास्फोरस बम का उपयोग करने का आरोप लगा था। सफेद फास्फोरस के सैन्य उपयोग की बात करें तो इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग एक स्मोक स्क्रीन यानी धुएं की शील्ड की तरह होता है, ताकि जमीन पर सेना की गतिविधियां छुप जाएं। सफेद फास्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी कर सकता है। इस तरह यह गाइडेड मिसाइलों से भी बचा सकता है। सफेद फास्फोरस बहुत हानिकारक होता है। शरीर के 10% हिस्से पर भी सफेद फास्फोरस अगर लग जाए तो सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है। ये स्किन के कांटेक्ट में आने पर गंभीर जलन पैदा कर सकता है। सफेद फास्फोरस के कण जो शरीर में फंसे रहते हैं, हवा के संपर्क में आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं, जो और दर्द को बढ़ाते हैं।
सफेद फास्फोरस के कण या धुआं सांस के जरिए अंदर चला गया तो आंतरिक अंगों को भी नुकसान हो सकता है। सफेद फास्फोरस के उपयोग की कानूनी स्थिति क्या है? सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता क्योंकि यह हीट और धुआं पैदा करता है, किसी प्रकार का रासायनिक जहर नहीं पैदा करता। इसका उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन यानी CCW द्वारा नियंत्रित होता है। CCW में प्रोटोकॉल 3 है जो आग लगाने वाले हथियारों से संबंधित है। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल 3 में शामिल हैं, जबकि इजराइल ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। चलिए आगे बढ़ें। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गंगा जैसी नदी अगर सूख जाए या इसका पानी खत्म हो जाए तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? ऐसी ही एक घटना दक्षिण अमेरिका में हुई है। दरअसल अमेज़न वर्षा वन इतिहास के सबसे भीषण सूखे की चपेट में है और इस क्षेत्र से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां सूख गई हैं। यहां हम अमेज़न नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियों का जिक्र करेंगे। एक है मदीरा नदी और दूसरी है रियो नीग्रो नदी। आपको कंपैरिजन के लिए बता दें कि ये नदियां गंगा से काफी ज्यादा बड़ी हैं। अमेज़न वर्षा वन के प्रचंड सूखे के दौर में मदीरा नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो गया है। मदीरा नदी अमेज़न नदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस नदी का जल प्रवाह अमेज़न नदी में बहने वाले पानी की कुल मात्रा का लगभग 15% है। इस नदी पर 2 विशाल जलविद्युत बांध सैंटो एंटोनियो और जिराऊ निर्माणाधीन है। मदीरा नदी के जलस्तर कम होने के कारण सैंटो एंटोनियो जलविद्युत बांध रुक गया है। वहीं रियो नीग्रो नदी अमेज़न की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। नीग्रो नदी अमेज़न बेसिन का लगभग 10% हिस्सा पूरा करती है और वाटर डिस्चार्ज लेवल के हिसाब से दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी 121 वर्षों में सबसे लोवेस्ट पॉइंट तक गिर गई है। पानी के स्तर गिरने से बड़ी संख्या में मछलियां और नदी डॉल्फिन, जिन्हें बोटों के नाम से जाना जाता है, मरकर बह रही हैं। इनके सड़ते शवों ने कुछ क्षेत्रों में पानी को दूषित कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों को समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें कि अमेज़न वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस वर्षा वन का एरिया ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और यह 150 बिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक कार्बन को स्टोर करता है। यहाँ के अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के कारण वर्षा वनों के जंगल में आग लगना आम बात हो गई है, जिससे आसपास के शहरों में हवा की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भयानक सूखे की वजह क्या है। इस सूखे की वजह है एल नीनो और समुद्री सतह के उच्च तापमान का संयुक्त प्रभाव। इन एक साथ घटी 2 प्राकृतिक घटनाओं ने बादल बनने में बाधा उत्पन्न की, जिससे क्षेत्र में पहले से ही कम वर्षा का स्तर और भी कम हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सूखे की स्थिति जल्द खत्म नहीं होगी। 2022 में हुई एक स्टडी में कहा गया कि यदि मनुष्य वर्तमान दर से जीवाश्म ईंधन जलाना जारी रखता है तो वर्ष 2060 तक वर्षा वन में हर 10 वर्षों में से 9 में बड़े सूखे पड़ेंगे, जिससे ये हरे भरे जंगल से सूखे सवाना में बदल जाएगा और बड़ी मात्रा में संग्रहित कार्बन निकल जाएगा, जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा। पिछले 5 दशकों में अमेज़न का 17 से 20% हिस्सा नष्ट हो चुका है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार अमेज़न की रक्षा के लिए वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की तत्काल जरूरत है और जहां संभव हो नष्ट हुए क्षेत्रों को फिर से वनीकरण करना चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। इधर हाल ही में कॉपीराइट का कानून खबरों में आया। दरअसल एक संस्था है, नाम है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की स्थापना उसी व्यक्ति ने की थी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यह ट्रस्ट भारतीय धार्मिक दर्शन और अध्यात्मवाद पर किताबें और टिप्पणियां पब्लिश करता है। ट्रस्ट ने कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है। ट्रस्ट ने कहा कि इसके संस्थापक की रचनाओं ने धार्मिक पुस्तकों और धर्म ग्रंथों को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी के लिए इसे समझना आसान हो गया है। 1977 में उनकी मृत्यु के बाद से उनके काम का कॉपीराइट ट्रस्ट के पास है।
ट्रस्ट ने दावा किया कि कुछ वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप और इंस्टाग्राम हैंडल उनकी अनुमति के बिना बड़ी संख्या में ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों को लगभग शब्दशः अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉपी कर रहे थे, जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में कॉपीराइट कानून क्या कहता है। कॉपीराइट एक तरह से कानूनी अधिकार है जो साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्मों और कलात्मक कामों के क्रिएटर्स को मिलता है। ये क्रिएटर्स के काम को सुरक्षा उपलब्ध कराता है ताकि क्रिएटर्स के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मौलिक काम की न तो कोई कॉपी कर सके और न ही उस पर अपना हक जता सके। जैसे मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं, आपने एक बढ़िया सी फोटो खींची और इंटरनेट में डाल दी। अब आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपकी खींची फोटो को किसी अन्य साइट में डालकर पैसे कमा रहा है। ऐसी ही किसी सिचुएशन में आपको कॉपीराइट कानून अधिकार देता है। इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि यह कानून परिवर्तनकारी कार्य की भी रक्षा करता है। परिवर्तनकारी कार्य वो क्रिएटिव या आर्टिस्टिक कार्य कहलाते हैं जो कुछ नया और अलग बनाने के लिए मौजूदा कंटेंट में बदलाव करते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने रामानंद सागर की रामायण जरूर देखी होगी। अब रामानंद सागर ने ओरिजिनल रामायण तो नहीं लिखी थी, इन्होंने रामायण बनाने के लिए वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण आदि मौलिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर अपनी रामायण सीरीज बनाई। तो रामानंद सागर का ये काम परिवर्तनकारी कार्य माना जाएगा और इसको कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया जाएगा। कॉपीराइट की अवधि की बात करें तो साहित्य, ड्रामा, संगीत, कलात्मक काम में क्रिएटर के जीवन पर्यंत और मरने के 60 साल तक सुरक्षा मिलती है और सिनेमा, साउंड रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ और अन्य मामले में कॉपीराइट की अवधि 60 साल होती है। देखिए, कोई भी लेखन, कंटेंट, गाना और फिल्म आदि पर क्रिएटर का पूरा कानूनी अधिकार होता है। ऐसे कंटेंट का पर्सनल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन इसका प्रसार और कमर्शियल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। अब आते हैं सवाल पर कि क्या धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट कानून द्वारा संरक्षित हैं? धार्मिक ग्रंथ सार्वजनिक डोमेन में आते हैं और भारत के कॉपीराइट कानून में सार्वजनिक डोमेन में क्रिएटिव वर्क पर कोई विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर धर्म ग्रंथों का एडेप्टेशन हो रहा है या ग्रंथ का स्पष्टीकरण, अर्थ व्याख्या या कोई ऑडियो विजुअल कार्य हो रहा है तो ये कॉपीराइट संरक्षण का हकदार होगा। हमने पिछले कई एपिसोड में इजराइल और यहूदियों पर आपको जानकारी दी थी। आप में से कई एस्पिरेंट्स की मांग थी कि फिलिस्तीन की कहानी भी सुनाएं, तो चलिए आज फिलिस्तीन की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, फिलिस्तीन शब्द का प्रयोग पहली बार प्राचीन यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस द्वारा किया गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था क्योंकि वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने उस समय घटित घटनाओं को सही ढंग से दर्ज किया। इनका संबंध तुर्की से था। इन्होंने फिलिस्तीन शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फेनेशिया यानी आधुनिक लेबनान और मिस्र के बीच की तटीय भूमि के लिए किया था। अब फिलिस्तीन शब्द भी फिलिस्तिया से आया था। फिलिस्तिया नाम ग्रीक लेखकों ने दक्षिण पश्चिमी लेवांट क्षेत्र को दिया था। लेवंत पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक भौगोलिक शब्द है जो अफ्रीका और यूरेशिया के बीच भूमि पुल को रिप्रेजेंट करता है। दक्षिण पश्चिमी लेवंत में के क्षेत्र में मुख्य रूप से गाजा, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गात शहर आते हैं। ये सभी वर्तमान इजराइल या फिलिस्तीन में स्थित हैं। वहीं फिलिस्तीनी कल्पना में फिलिस्तीन वो भूमि है जो समुद्र और नदी के बीच स्थित है। समुद्र यानी पूर्वी भूमध्य सागर और नदी मतलब जॉर्डन नदी और इनके बीच की भूमि फिलिस्तीन। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी को बताने का मतलब ये हुआ कि फिलिस्तीन शब्द का उपयोग मुख्य रूप से एक जगह के नाम के लिए किया जाता था। फिलिस्तीन जातीयता या धर्म के आधार पर नहीं बना था। जो भी यहाँ रहता था वो फिलिस्तीनी कहलाता था। जैसे अपने प्यारे देश भारत में रहने वाले लोग भारतीय या हिंदुस्तानी कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय से हों। फिर इस्लाम का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी ईस्वी में लेवंत पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों की विजय के बाद फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर काफी हद तक बंद हो गया। हालांकि यह स्थानीय उपयोग में चलता रहा। फिर जैसे जैसे इस क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ, यहाँ अरबी संस्कृति अपने पैर पसारने लगी। लगभग 1200 साल तक यह क्षेत्र अरबी संस्कृति के अधीन रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन्स की हार हुई और 1922 में ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच बंट गए। ये बंटवारा 1916 के साइक्स-पिकोट समझौते के अनुसार हुआ। ऑटोमन साम्राज्य में फिलिस्तीन एक प्रांत था जिसमें आधुनिक तुर्की, सीरिया और अरब प्रायद्वीप
और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल थे। यूरोपियंस के द्वारा खींची गई बंटवारे की ये रेखाएं 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन राज्यों की सीमा बनी। फिर 1968 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय चार्टर बना, मतलब फिलिस्तीन का अपना संविधान। यह फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का आधार बनता है। इसमें फिलिस्तीनियों की धार्मिक अरब पहचान पर जोर दिया गया। चार्टर के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि फिलिस्तीनी वे अरब नागरिक हैं जो 1947 तक आमतौर पर फिलिस्तीन में रहते थे, भले ही उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया हो या वे वहीं पर रह रहे हों। उस तारीख के बाद फिलिस्तीनी पिता से जन्मा कोई भी व्यक्ति, चाहे फिलिस्तीन के अंदर हो या उसके बाहर हो, वो भी फिलिस्तीनी है। अनुच्छेद 6 कहता है, जो यहूदी ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत तक आमतौर पर फिलिस्तीन में रहते थे, उन्हें फिलिस्तीनी माना जाएगा। आज अधिकांश फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान हैं। आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बैंक में 80 से 85% आबादी और गाजा पट्टी में 99% आबादी मुस्लिम है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो आबादी का 12 से 14% हैं। वहीं फिलिस्तीनी ईसाई कुल जनसंख्या का 2.5% है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, साइक्स-पिकोट समझौता कब हुआ था? 1916, 1917, 1914 या फिर 1913? अगला प्रश्न है, अमेजन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है मदीरा, वोल्गा, रियो टिंटो या फिर हडसन? पिछले बुलेटिन के प्रश्न पर नजर डालते हैं और उनके सही जवाब क्या हैं ये देखते हैं। पहला प्रश्न था, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम के तहत इच्छुक महिला 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच की विधवा या तलाकशुदा है। केवल भारतीयों को ही सरोगेसी की अनुमति है। भारत में व्यावसायिक या फिर कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है। कूट के माध्यम से सही जवाब चुनना था, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, नरगिस दत्त अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, गोदावरी, मिमी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। नई आरआरटीएस ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि आरआरटीएस परियोजना के तहत 8 गलियारे विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 3 का निर्माण पहले चरण के तहत किया जा रहा है। पहले चरण में शामिल हैं 82 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, 164 किलोमीटर का दिल्ली से अलवर और 103 किलोमीटर का दिल्ली से पानीपत रूट। भविष्य में दिल्ली से पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़ और दिल्ली से बड़ौत के लिए बीच कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। पूरा गलियारा 2025 तक चालू होगा। आइए समझते हैं आरआरटीएस परियोजना को। देखिए, आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी परियोजना है। आरआरटीएस को बनाने में किसका हाथ है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का निर्माण किया है। यह केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों की एक संयुक्त उद्यम के तौर पर कंपनी है। आइए समझते हैं कि आरआरटीएस मौजूदा मेट्रो या रेलवे सिस्टम से किस तरह से अलग है। आरआरटीएस ट्रेनें मेट्रो ट्रेनों की तुलना में काफी तेज गति से चलेंगी। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी, लेकिन इन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो ट्रेनें अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। हालांकि भारतीय रेलवे की तुलना में आरआरटीएस ट्रेन अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगी, लेकिन इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और औसत रेलवे कोच की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आराम प्रदान करेगी। आरआरटीएस परियोजना की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात का जवाब अगर जानना चाहें तो इसकी ट्रैक डिजाइन इसकी खासियत है। चूंकि आरआरटीएस परियोजना का लक्ष्य यात्रा के समय को काफी कम करना है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ट्रैक संरचना का डिजाइन उच्च गति के लिए उपयुक्त हो। आरआरटीएस के लिए ट्रैक सिस्टम के रूप में प्री कास्ट स्लैब ट्रैक सिस्टम का यूज किया गया है। इस तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया है। प्री कास्ट ट्रैक स्लैब तकनीक उच्च क्षमता वाले गिट्टी रहित ट्रैक स्लैब का उत्पादन करती है, जिनका जीवन चक्र बहुत लंबा होता है और कम रखरखाव की जरूरत होती है। इसके कारण ट्रैक का पूरा जीवन चक्र लागत भी कम है। आपको बता दें कि आरआरटीएस प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। अब बात करते हैं कि आरआरटीएस परियोजना के फायदे क्या हैं।
आरआरटीएस परियोजना के बहुत सारे फायदे हैं। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर प्रेरित करना है और सड़क या राजमार्गों के साथ साथ मौजूदा मेट्रो और रेलवे नेटवर्क पर भीड़ को कम करना है। इससे पर्यावरण पर दबाव और प्रदूषण कम होगा और एनसीआर की हवा की क्वालिटी भी सुधर पाएगी। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो परियोजना का लक्ष्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और एनसीआर में नए वाणिज्यिक केंद्र खोलने को प्रेरित करना है। उम्मीद की जा रही है कि इससे दिल्ली के उपनगरों में रहने वाले लोगों को अपने ऑफिस या व्यवसाय के कारण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। ये भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा का समय कम होने से क्षेत्र की समग्र आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में फैले उपनगरीय स्थानों और उसके आसपास अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि सरकार की ये परियोजना आपको कैसी लगी। इजराइल हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इजराइल द्वारा गाजा पट्टी की पूरी घेराबंदी भी हो गई है। हाल ही में आपने देखा और सुना होगा कि गाजा के एक हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ और कई निर्दोष लोग मारे गए। अब जो गाजा के स्थानीय निवासी हैं उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि वो कहाँ जाएं। ऐसे में रफा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां से फिलिस्तीनी नागरिक गाजा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं और गाजा में मानवीय सहायता, दवा, पानी, खाने का सामान और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि मिस्र रफा बॉर्डर को खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। आइए समझते हैं रफा बॉर्डर से रिलेटेड मुद्दे को। पहले रफा बॉर्डर की ज्योग्राफी को समझिए। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग या रफा क्रॉसिंग पॉइंट मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। यह गाजा मिस्र सीमा पर स्थित है, जिसे 1979 की मिस्र इजराइल शांति संधि द्वारा मान्यता दी गई थी। यहीं पर है रफा भूमि बंदरगाह, जिसे सलाह अल दीन गेट के नाम से जाना जाता है। रफा भूमि बंदरगाह पर अक्टूबर 2009 में कथित तौर पर सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजराइल द्वारा बमबारी की गई थी। इसके बाद एक नया रफा क्रॉसिंग पॉइंट रफा के दक्षिण में बनाया गया था। इसे अरबी में अल अवदा भी कहा जाता है। मिस्र ने दक्षिणी गाजा शहर राफा के पास इस क्रॉसिंग को 10 अक्टूबर से सील कर रखा है। डिप्लोमेटिक देरी को इसका कारण बताया जा रहा है, मतलब वहां के लीडर्स ये तय नहीं कर पा रहे कि इसे खोला जाए या फिर नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख का कहना है कि मिस्र के अधिकारियों को गाजा वासियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ का डर है, इसलिए वो बॉर्डर को नहीं खोल रहे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मिस्र गाजा से हजारों फिलिस्तीनियों के स्थायी पुनर्वास में कोई भूमिका नहीं निभाना चाहता। राफा क्रॉसिंग पर प्रतिबंध ज्यादातर उत्तरी सिनाई में सुरक्षा चिंताओं के बारे में है। यहां मिस्र के अधिकारी लंबे समय से अलकायदा से जुड़े जिहादियों के साथ घातक संघर्ष में शामिल हैं। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं, क्योंकि सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गाजा में स्थिति मानवीय तबाही के करीब पहुंच रही है। इजराइल गाजा पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी में है और इजरायली हवाई हमलों के बीच गाजा पट्टी में रहने की स्थिति तेजी से खराब हुई है। सरहदों के इस अमानवीय सिचुएशन पर जावेद अख्तर साहब की कुछ लाइन एकदम सटीक बैठती हैं। ये लाइन है, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और हमने क्या पाया इंसान होके। कमेंट करके बताइए कि मिस्र को रफा बॉर्डर को खोलना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ-IS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। इस बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लेटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। हम भारतीयों में खजाने को लेकर एक अलग तरह का उत्साह देखा जाता है। खासतौर पर मंदिरों के खजाने को लेकर उत्साह अपने चरम पर होता है। सबको यही जानना होता है कि इन मंदिरों के अंदर कितना धन छुपा रखा है। अकूत धन ही एक बड़ी वजह थी कि कई विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया। आपको याद होगा, कुछ साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को लेकर कई खबरें आई। लोग अनुमान लगाते थे कि इस मंदिर के खजाने में इतना सोना रखा है कि इस खजाने से पूरे भारत की गरीबी दूर हो सकती है। खैर, अभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खबरों में है।
जैसे जैसे ओडिशा में विधानसभा चुनाव और आम चुनाव करीब आ रहे हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार यानी खजाने के कमरे को खोलने की मांग फिर से तेज हो रही है। आपको बता दें कि मंदिर के खजाने वाले कमरे का ताला 3 दशकों से नहीं खोला गया है। क्या है मंदिर का रत्न भंडार, इसे सालों से क्यों नहीं खोला गया और अब इसका ताला खोलने की मांग क्यों उठ रही है, आइए समझते हैं पूरे मामले को। श्री जगन्नाथ मंदिर को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के रत्न भंडार में भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा पर चढ़ाए गए बहुमूल्य आभूषण संग्रहित हैं। रत्न भंडार मंदिर के भीतर स्थित है और इसमें 2 कक्ष हैं, एक है भीतर भंडार और दूसरा है बाहरी भंडार। अब ये तो आपको पता ही होगा कि श्री जगन्नाथ मंदिर वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान एक प्रमुख अनुष्ठान किया जाता है, इसका नाम है सुनाबेशा। इसका मतलब होता है भगवान को स्वर्ण भेष पहनाना। सुनाबेशा के लिए आभूषण लाने के लिए बाहरी कक्ष को नियमित रूप से खोला जाता है, लेकिन अंदरूनी कक्ष, आंतरिक कक्ष पिछले 38 वर्षों से नहीं खुला। अब आपका सवाल होगा कि रत्न भंडार कौन खुलवाना चाहता है और क्यों? दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कक्ष की मरम्मत या संरक्षण के लिए रत्न भंडार को खोलने की मांग की जा रही है। ऐसी आशंका है कि इसकी दीवारों में दरारें उभर आई हैं, जिससे वहां रखे कीमती आभूषण खतरे में पड़ सकते हैं। सेवकों, भक्तों और मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों ने संरचना और इसकी सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे फिर से खोलने के लिए कहा है। वहीं पूरी राज परिवार भी रत्न भंडार खोलने के पक्ष में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। देखिए, खजाना खोलने की भी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप चाबी लेकर गए और ताला खोल दिया। इसके लिए ओडिशा सरकार की अनुमति जरूरी है। लेकिन अभी एक और समस्या है। 2018 में कमरे को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन पता चला कि कमरे के ताले की चाबी ही गुम हो गई है। आपको बता दें कि पुरी का कलेक्टर ही भीतर भंडार के खजाने की चाबी का संरक्षक होता है। तो अब ताला खोलने का मुद्दा फिर क्यों उठा है? क्योंकि 2022 में ASI ने एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है। हालांकि अभी इसकी अनुमति मिलना बाकी है। उड़ीसा हाईकोर्ट में भी इस मामले में संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने रत्न भंडार की आंतरिक दीवारों की मरम्मत से संबंधित कार्य योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने की बढ़ती मांग को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने अगस्त में सरकार से सिफारिश की कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए। कमेंट करके बताइए कि ऐसे मंदिरों के खजाने को खोला जाना चाहिए या फिर नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉश एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्यों में महिला एवं बाल मंत्रालयों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस फैसले की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पॉश अधिनियम 2013 में राज्य के हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। आइए समझते हैं पॉश एक्ट को। पॉश अधिनियम 2013 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। यह कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया एक कानून है। कार्यस्थल मतलब हुआ कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई भी अन्य व्यावसायिक जगह जहां पर महिला काम करती हो। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। विशाखा दिशा निर्देश के आधार पर ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को सरकार द्वारा बनाया गया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा क्या है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत अनुचित तरीके से छूना और यौन प्रस्ताव देना, यौन संबंध बनाने के लिए मांग या अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या फिर गैर मौखिक व्यवहार जैसे कार्य शामिल है। ये एक्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है। इस एक्ट में आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC का प्रावधान है। नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन करना जरूरी है। ICC यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए बनाई जाती हैं।
शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियां मिलती हैं। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, जिसमें जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस को रद्द करना तक शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य पहले हैं वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना इत्यादि। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रफा बॉर्डर किसके बीच स्थित है? गाजा और इजराइल के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और इराक के बीच, या फिर मिस्र और गाजा के बीच? अगला सवाल है, पॉश अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2013, 2012, 2014 या फिर 2011? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, साइक्स-पिकोट समझौता कब हुआ था? 1916, 1917, 1914 या फिर 1913? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल मैंने पूछा था, अमेज़न नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है मदिरा, वोल्गा, रियो टिंटो, हडसन? सही उत्तर है मदिरा, ऑप्शन ए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।